हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के सेकंड पार्ट के बारे में। इसकी फर्स्ट वीडियो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक ऐसा रेट होता है जिसमें एक कंज्यूमर को अपनी एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर वो दूसरी कमोडिटी को गेन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल यानी प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल अंडरस्टैंड किया था वही टेबल हमने यहां पर दोबारा राइट डाउन कर लिया है। कॉम्बिनेशंस हमारे पास 4 हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस, ये 2 कमोडिटीज है। अगर एक कंज्यूमर को अपने एप्पल्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो उसको अपने ऑरेंजेस के कंजम्पशन को डिक्रीज करना ही होगा। इस रेट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस ए कमोडिटीज टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ बी कमोडिटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक ऐसा रेट होता है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेक्रीफाइस करता है दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए। जैसे हमारी एग्जांपल में कंज्यूमर एप्पल को गेन करने के लिए अपने ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहा है। जो रेट है उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें तो सिंपल है, कंज्यूमर जो है वो एप्पल्स को इंक्रीज करता है। पहले वो 1 कमोडिटी परचेज करता था, अब वो 2 कमोडिटीज परचेज कर रहा है। इट मीन्स उसने 1 कमोडिटी का इंक्रीज किया है, लेकिन डिक्रीज कितना किया है? 3 यूनिट्स का। 10 से वो कितना आ गया है? 7। देन उसने अगेन 1 कमोडिटी का इंक्रीज किया, एप्पल अब वो 2 से 3 कंज्यूम कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ऑरेंजेस 7 से 5 हो गए। इट मीन्स अब उसने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस तो किए लेकिन पहले जितने सेक्रीफाइस किए थे उतने नहीं किए। पहले उसने 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया था 1 एप्पल को ऐड करने के लिए, लेकिन अब उसने 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया है अगेन 1 एप्पल को ऐड करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 एप्पल को उसने ऐड किया, 3 से 4 कर दिया, लेकिन ऑरेंजेस को कितना सेक्रीफाइस किया? 5 से 4 यानी 1। यहां पर हमें यह तो पता चल चुका है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मींस अगर एक कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट को गेन करना चाहता है तो पहले प्रोडक्ट को उसको सेक्रीफाइस करना होगा, और जो रेट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये हमारे पास रेट है, लेकिन हमें यह फाइंड आउट करना है कि ये रेट डिक्रीजिंग क्यों है। 3 to 1, अगर एक कंज्यूमर पहले 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहा था 1 एप्पल को ऐड करने के लिए, तो अब वो 2 ऑरेंजेस को क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है? यानी उसका जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो डिक्रीजिंग क्यों है? बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर हमें कह रहे हैं द रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग एज द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फ्यूअर कमोडिटीज फॉर एवरी एडिशन ऑफ अनदर कमोडिटी। यहां पर हमें इस टेबल को क्लैरिफाई करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। टेबल के अकॉर्डिंग हमें यह एक्सप्लेन करना है कि कंज्यूमर की मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कम कमोडिटीज सेक्रीफाइस कर रहा है एडिशन करने के लिए। इट मींस एक कंज्यूमर जो है वो अब विलिंगली ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा एप्पल को ऐड करने के लिए। उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग इसलिए है एज कंज्यूमर गेट्स मोर यूनिट ऑफ एप्पल्स, हिज इंटेंसिटी और डिजायर फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ एप्पल इज डिक्रीजिंग। सिंपल यहां पर हमें कह रहे हैं जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपनी एप्पल की कमोडिटीज को, अपनी एप्पल की कंजम्पशंस को इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे ही उसको ऑरेंजेस को डिक्रीज करने का जो वे है वो नहीं उतना हो पा रहा। इट मीन्स अब वो एप्पल्स को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको प्यास लगी है तो आप 1 वाटर ऑफ ग्लास पियोगे, 2 पी लोगे या 3 पी लोगे, उसके बाद
आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी। सेम वे से अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ऑरेंजेस को एप्पल्स को गेन करने के लिए, तो बिगिनिंग में तो आपको डिजायर होगी कि मेरे को एप्पल चाहिए, तो इसीलिए आप अपने ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस ज़्यादा करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एप्पल की कंजम्पशन करते जाओगे, जैसे जैसे आप पानी पीते जाओगे, आपकी प्यास बुझती जाएगी। वैसे ही जैसे जैसे आप एप्पल्स की कंजम्पशन करते जाओगे, आपकी डिजायर फॉर एप्पल खत्म होती जाएगी। इसीलिए एक कंज्यूमर ऑरेंजेस को अब कम सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर एवरी एडिशन इन एप्पल्स। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है। एज कंज्यूमर्स गेट्स मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल, जैसे जैसे एक कंज्यूमर एप्पल्स को ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहा है, वैसे वैसे ही उसकी डिज़ायर एप्पल्स को लेकर डिक्रीज होती जा रही है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस फॉर ईच अदर। अब यहाँ पर हमें यह भी अंडरस्टैंड करना होगा कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट हैं, सब्सटीट्यूट नहीं किए जा सकते, एक्सचेंज नहीं किए जा सकते कि ऑरेंजेस नहीं है तो इसलिए एप्पल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते। सो सेकेंड रीजन क्या है, क्यों हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होती है? वो इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, परफेक्ट नहीं होते, एक दूसरे के बदले में यूज नहीं किए जा सकते। यही रीजन है हमारी जो इंडिफरेंस कर्व आती है वो डिक्रीजिंग होती है। जब हम ड्रॉ करते हैं उसको, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं, इन दैट केस वो डिक्रीजिंग होती है, डाउनवर्ड होती है, और डाउनवर्ड के साथ साथ वो कॉन्वेक्स भी होती है। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज में। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। सो जो इंडिफरेंस कर्व्स हम ड्रॉ करते हैं उसकी मेजर प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या उसके करेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड टू द राइट। सो ये अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और राइटवर्ड होती है। सो क्यों होती है? क्योंकि हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग होती है, इसीलिए जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इट शोज दैट एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी वी नीड टू सेक्रीफाइस अनदर कमोडिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने सिंपल लिख देना है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग राइटवर्ड साइड इसलिए होती है क्योंकि एक कंज्यूमर को अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेन करना है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को गेन करना है, तो उसको कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को सेक्रीफाइस भी करना होगा। सो यहां पर हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर एक कंज्यूमर को एप्पल्स की यूनिट्स कंज्यूम करनी है, गेन करनी है, तो उसको ऑरेंजेस की कंजम्पशंस को डिक्रीज सेक्रीफाइस करना होगा। इसीलिए ये जो है वो स्लॉपिंग डाउनवर्ड होती है और राइटवर्ड होती है। सेकेंड फीचर्स, सेकेंड करेक्टर हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा साइंस में अच्छे से। ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। सो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, और वो कॉन्वेक्स इसलिए होती है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग होता है। एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन गेन करने के बाद ऑरेंजेस को ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करता, क्योंकि एप्पल वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी डिज़ायर जो है वो फुलफिल हो चुकी है, इसलिए वो ऑरेंजेस को अब ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग है। इसीलिए जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है वो कॉन्वेक्स होती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए हमारी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, विच मीन्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फ्यूअर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी फॉर एवरी एडिशन ऑफ अनदर कमोडिटी। जिसका मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर जो है वो बहुत ही कम यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरी कमोडिटीज को कंज्यूम करने के लिए। पहले वो 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहा था 1 एप्पल के लिए, देन 2, फिर 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 2 इंडिफरेंस कर्व
सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं और वो डिफरेंट वे में होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि सिंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 है, सो ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है जो कि फर्स्ट है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम ये मान लें कि ये इंटरसेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहले इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल थी, वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रही थी, लेकिन बाद में ये सेटिस्फेक्शन कम देने लगी। ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व 2 जो कि पहले कम सेटिस्फेक्शन दे रही थी, इंडिफरेंस कर्व 1 से छोटी थी, नीचे थी, डाउनवर्ड थी। ये पहले हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रही थी, लेकिन बाद में ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने लगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने ये अंडरस्टैंड किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है हर एक कॉम्बिनेशंस पे, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए बी चाहे सी हो। सो इट मीन्स ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं टू इंडिफरेंस कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन एंड लोअर विल गिव लोअर सेटिस्फेक्शन। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन देती है और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होती है वो लोअर सेटिस्फेक्शन देती है। ये नहीं कि पहले वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रही थी और बाद में वो लोअर सेटिस्फेक्शन देने लगी। सो इट मीन्स ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास आता है अ हायर इंडिफरेंस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। सो इसको हम प्रीवियस लेक्चर में और थर्ड पॉइंट में अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन देती है और जो लोअर होती है वो लोअर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करने के लिए। सो ये हमारे पास फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारे पास सेकेंड इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारे पास थर्ड इंडिफरेंस कर्व है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमें शो करना है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन देती है क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, और जो लोअर सेटिस्फेक्शन होती है यानी लोअर जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो लोअर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं अ हायर इंडिफरेंस कर्व विल ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज इट हैज़ मोर गुड्स एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। सो यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। लास्ट करेक्टर, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टचेस द एक्सिस। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो ग्राफ में एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस, दोनों में से किसी भी साइड इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर सकती। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास आ गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो कभी भी टच नहीं करती, ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो वाई एक्सिस को टच कर रही है, ऐसे है, इट मीन्स यहाँ पर कंजम्पशन एक्स कमोडिटी के लिए ज़ीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस तभी पॉसिबल है अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है। सो अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रही है इट मीन्स वो एक कमोडिटी को परचेज कर रहा है कंज्यूमर, सो वो इंडिफरेंस कर्व होती ही नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी और यहाँ पर आके टच हो जाती है जो कि ज़ीरो है, इट मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी परचेज कर रहा है। सो अगर कंज्यूमर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी को परचेज कर रहा है, इन दैट केस वो इंडिफरेंस कर्व नहीं है। सो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वो वाई एक्सिस को टच करती है, क्योंकि बेसिक कंडीशन ही ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसमें 2 कमोडिटीज़ की कंजम्पशन होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व does not touch x axis or y axis as we assumed that there must be combination of 2 goods। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि 2 कमोडिटीज़ की कंजम्पशन तो होनी चाहिए तभी वो इंडिफरेंस कर्व बनती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।
आई होप इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।